इंटरनेशनल बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय। बिजनेस जब एक देश की बाउंड्री से बाहर किया जाता है तो उसको इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। एक देश अन्य देशों के साथ व्यवसाय करता है तो उसको अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय कहा जाता है। इसमें इन्वॉल्व होता है इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, पर्सनल, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, नो हाउ, कॉपीराइट्स। ये सारी चीज़ें अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का हिस्सा हैं। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में केवल गुड्स का लेन देन ही शामिल नहीं होता दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में, बल्कि सर्विसेज का, कैपिटल ट्रांसफ़र, पर्सनल लोगों का, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, नो हाउ यानी कि नॉलेज और कॉपीराइट। इंटरनेशनल ट्रेड वर्सेस इंटरनेशनल बिजनेस। कभी कभी इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस को एक जैसे अर्थ में ले लिया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड में केवल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शामिल होता है, गुड्स का या सर्विसेज का। हम गुड्स का या सर्विसेज का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। जबकि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो वास्ट है, वो एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड तो शामिल होता ही है, इसके अलावा अन्य चीज़ों का जो ट्रांसफर है वो भी शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें ट्रेड के साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस फ्रंटियर्स, यानी कि विभिन्न देशों की सीमाओं के अक्रॉस जितना भी लेन देन होता है, चाहे वो कैपिटल का है चाहे अन्य चीज़ों का, वो सब शामिल किया जाता है। रीजन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के क्या कारण हैं? इसके जो फंडामेंटल रीजन है, क्यों होता है इंटरनेशनल बिजनेस, किसी देश को क्यों जरूरत पड़ती है दूसरे देशों के साथ व्यवसाय करने की, उसके कई सारे कारण होते हैं। जो बेसिक कारण है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली वेल और चीपली ऑल दैट दे नीड, यानी कि सभी देशों को जिस सामान की जरूरत होती है, जिन चीजों के कंजम्पशन की जरूरत होती है, ऐसा संभव नहीं है कि सभी देश उनको इक्वली ठीक तरीके से कर पाए। यानी कि सभी देश एक जैसी क्षमता के साथ प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, ना ही एक जैसा चीपली प्रोडक्शन कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है देशों के बीच में। किसी देश के पास कोई एक रिसोर्स ज़्यादा होता है, जबकि किसी दूसरे देश के पास कोई अन्य रिसोर्स ज़्यादा होता है। लेबर प्रोडक्टिविटी भी अलग अलग होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी डिफर करती है अलग देशों में। उसके अन्य कई कारण हो सकते हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक कारण हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन्स हो सकते हैं। इन सभी रीजन्स की वजह से कोई कंट्री बेटर पोजीशन में होता है किसी एक प्रोडक्ट को बेटर बनाने में, क्वालिटी प्रोड्यूस बनाने में कम कॉस्ट पे, जबकि दूसरा देश वैसा करने में पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो चाइना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा अच्छा है तो रसिया में कोई अन्य प्रोड्यूस अच्छा हो सकता है। वहीं सऊदी अरबिया में कोई अन्य प्रोडक्ट अच्छा कम कॉस्ट पे और ज़्यादा क्वालिटी वाला हो सकता है। अमेरिका में कोई अन्य प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है, इंडिया में कोई अन्य प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है। यही कारण होता है कि कोई भी देश अपने सारे रिसोर्सेज को इस तरीके से लगाता है जिससे कि उसको ऑप्टिमम बेनिफिट मिले। वो उस चीज पे फोकस करता है जिसमें वो बेस्ट कर सकता है, और जिसमें वो बेस्ट नहीं कर पाता है वो उस पे अपने रिसोर्सेज को जाया नहीं करता है, वेस्ट नहीं करता है। वो दूसरे देश से उस सामान को खरीद करके मंगा लेता है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ज्यादा एफिशिएंट है। इस कारण से ईच कंट्री प्रोड्यूस करता है उन गुड्स और सर्विसेज को जिनको वो ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता है, और प्रोक्योर करता है रेस्ट आइटम्स को दूसरे कंट्रीज से जिनको वो कम कॉस्ट पे वहां से वो देश प्रोड्यूस कर लेते हैं और एक देश प्राप्त कर लेते हैं। इस सिचुएशन को मैं एक सरल एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सपोज करिए कि इंडिया व्हीट प्रोडक्शन में, मान लीजिए सपोज करते हैं कि व्हीट प्रोडक्शन में इंडिया की जो ज़मीन है वो ज़्यादा बेटर है, और सपोज करिए रसिया की जो ज़मीन है, ऐसा एक खाली एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करिए रसिया की जो ज़मीन है वो राइस के प्रोडक्शन में
ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कंफर्टेबल है वो। अगर 1 एकड़ में सपोज करते हैं कि 1 एकड़ जमीन में अगर इंडिया वीट प्रोड्यूस करता है तो 1 एकड़ में सपोज करते हैं तो वो 2 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर सकता है। और इंडिया अगर 1 एकड़ में 1 एकड़ जमीन में लैंड में अगर राइस प्रोड्यूस करता है तो सपोज करिए कि वो 1 क्विंटल केवल प्रोड्यूस कर सकता है, 1 क्विंटल, और यहाँ पे 2 क्विंटल। अब यही एग्जांपल लेते हैं रसिया के साथ। रसिया जो है वो राइस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे ये एग्जांपल हम वीट का ले रहे हैं और दूसरा एग्जांपल राइस का ले रहे हैं। तो अब देखते हैं कि रसिया की जो कैपेसिटी है वो इस तरीके से है कि वो 1 एकड़ में अगर वो 1 एकड़ जमीन में वीट प्रोड्यूस करता है तो केवल वो 1 क्विंटल ही प्रोड्यूस कर पाता है, और अगर वो 1 एकड़ में राइस प्रोड्यूस करता है तो वो 2 क्विंटल प्रोड्यूस कर पाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए इंडिया जो है वो भी 1 एकड़ इस तरीके से यूज करे कि राइस और वीट दोनों प्रोड्यूस करे, तो कुल मिलाकर के 3 क्विंटल ये जो खाद्यान्न है वो उत्पादित कर पाएगा, प्रोड्यूस कर पाएगा। और रसिया जो है वो भी 3 क्विंटल का ही खाद्यान्न प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने 1 एकड़ में अपने में वीट प्रोड्यूस किया और 1 एकड़ में राइस प्रोड्यूस किया। अब चूंकि इस टेबल से हमें पता चलता है कि इंडिया वीट में ज़्यादा अच्छा कर रहा है, वो 1 एकड़ में 2 क्विंटल पैदा कर लेता है, और जो रसिया है वो राइस में ज़्यादा बेटर कर रहा है, वो 1 एकड़ में जो रसिया है वो 2 क्विंटल प्रोड्यूस कर पाता है। अगर मान लो जो इंडिया है वो राइस को छोड़ दे और अपने जो दोनों एकर्स हैं इनमें दोनों एकर्स में केवल वीट प्रोड्यूस करे तो इंडिया टोटल 4 क्विंटल प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि पर एकड़ जो दोनों एकर्स हैं उनमें उसने इस बार वीट को प्रोड्यूस किया तो 4 क्विंटल वो वीट प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक वैसे ही रसिया अगर अपने दोनों एकर्स को राइस में यूज करता है तो वो भी 4 क्विंटल खाद्यान्न पैदा कर पाएगा। तो ऐसा करने से जहां पहले इंडिया को 3 क्विंटल जो टोटल प्रोड्यूस मिल रहा था खाद्यान्न और रसिया को 3 क्विंटल खाद्यान्न मिल रहा था, हालांकि इसमें कॉम्बिनेशन था, इसको 2 क्विंटल राइस का और 1 क्विंटल यहाँ पे वीट का, और जबकि रसिया के पास 2 क्विंटल आ रहा था वीट और 1 क्विंटल राइस आ रहा था। अभी ये दोनों ही 4 क्विंटल उगा चुके हैं। अब मान लीजिए हम सोचते हैं कि भी इंडिया को भी 2 क्विंटल तो पहले वीट मिल रहा था, अब उसको राइस चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो रसिया से कहेगा कि आप 1 क्विंटल राइस दे दीजिए, तो रसिया 1 क्विंटल राइस इंडिया को दे देगा। तो इंडिया के पास फिर से वही सिचुएशन हो जाएगी जो वो पहले कर रहा था, 2 क्विंटल प्लस 1 क्विंटल। ठीक वैसे ही और इसके 3 क्विंटल्स बच जाएंगे रसिया के पास। रसिया इंडिया से वीट ले सकता है और रसिया के पास भी ये सिचुएशन पूरी हो जाएगी, 2 क्विंटल राइस और 1 क्विंटल यहाँ पे इसका वीट। इसके बावजूद भी इन दोनों के पास 1 क्विंटल एक्सेस बच जाएगा, जिसको वो अन्य देशों को बेच करके फॉरेन करेंसी प्राप्त कर सकते हैं या इवन अपना स्वयं का भी स्टॉक बढ़ा सकते हैं। तो अल्टीमेटली दोनों ही देशों का फायदा हुआ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस। अब इनमें क्या अंतर है, इंटरनेशनल बिजनेस में और डोमेस्टिक बिजनेस में अंतर क्या होता है। डोमेस्टिक यानी कि इंटरनल, इसको घरेलू भी कहते हैं और आंतरिक भी कहते हैं। इंटरनेशनल यानी कि इसको अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय कहा जाता है। नेशनलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। डोमेस्टिक में बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो एक ही देश के होते हैं, जबकि इंटरनेशनल में बायर और सेलर अलग अलग देशों के होते हैं। नेशनलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स जैसे कि एम्प्लॉइज, सप्लायर, शेयर होल्डर, पार्टनर, जनरल पब्लिक, ये भी डोमेस्टिक में एक ही देश के होते हैं, इंटरनेशनल में अलग अलग देशों के होते हैं। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं जितने भी फैक्टर्स, जैसे लेबर है, कैपिटल है, तो जनरली लेस मोबिलिटी रहती है विद इन ए कंट्री, बिटवीन कंट्रीज देन विद इन ए कंट्री। यानी कि जब हम एक देश की बात करते हैं तो उसमें कैपिटल और लेबर की जो मूवेबिलिटी है एक देश के अंदर डोमेस्टिक बिजनेस के अंतर्गत तो कोई रोक टोक नहीं रहती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बिजनेस जब होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, तो लेबर और कैपिटल के मोबिलिटी पे, मूवमेंट पे
कई सारे रोक होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूल्स होते हैं, कोई देश अलाउ करता है किसी देश से आने कैपिटल को, कोई नहीं अलाउ करता है, उस पर रोकथाम रहते हैं। कस्टमर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस मार्केट, हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है उनमें अंतर होना, तो कस्टमर्स डिफरेंट टाइप के कस्टमर मिलेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस में ज्यादा हेट्रोजेनिटी हो जाती है क्योंकि अलग अलग अफ्रीकन लोग, उनकी कल्चर अलग हो सकती है, अमेरिकन लोगों की कल्चर अलग हो सकती है, इंडियंस की कल्चर अलग हो सकती है। तो जब इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हमारे जो कस्टमर हैं वो हेट्रोजेनस टाइप के होते हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोगों के साथ डील करना होता है, जबकि डोमेस्टिक में अंतर कम होता है लोगों में, उनकी कल्चर्स में। डिफरेंसेस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस आर कंसिडरेबली मच मोर अमंग कंट्रीज देन विद इन ए कंट्री। जब एक देश में यानी कि डोमेस्टिक बिजनेस होता है तो एक ही देश का सिस्टम रहता है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में विभिन्न देशों के बिजनेस सिस्टम अलग अलग रहते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस भी अलग अलग रहती हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बिजनेस को करने का तरीका भी अलग होता है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, इंटरनेशनल बिजनेस में पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाता है और इससे रिस्क भी बनी रहती है क्योंकि हर एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम डिफर करता है। बिजनेस रेगुलेशन और पॉलिसीज, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस में ये भी एक बड़ी रिस्क होती है कि व्यावसायिक रेगुलेशन और पॉलिसी, जिस देश में संस्था अपना व्यवसाय करेगी उसी देश के रेगुलेशन और पॉलिसीज को उसको मानना पड़ता है। तो डोमेस्टिक में आसान रहता है, इंटरनेशनल में मुश्किल हो जाता है, कई देशों के अलग अलग रेगुलेशंस का पालन करना पड़ जाता है। करेंसी यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शन, डोमेस्टिक बिजनेस में एक ही करेंसी यूज होती है, आप एक देश में बिजनेस कर रहे हैं एक करेंसी में सारा बिजनेस रहेगा, लेकिन अगर आप 10 देशों में बिजनेस कर रहे हैं तो 10 देशों की करेंसी में आपके अलग अलग बिजनेस के लेन देन हो जाएंगे। अब है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय है इसका क्या क्षेत्र है, क्या स्कोप है, किन किन टाइप में ये किया जा सकता है। सबसे पहला मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे सरल तरीका है कि आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अपना सकते हैं। मर्चेंडाइज का मतलब होता है टेंजिबल गुड्स जो दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हो सकता है तरीका सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, सर्विसेज का भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सर्विसेज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इनविजिबल ट्रेड भी कहा जाता है। इसमें बैंकिंग की सर्विस हो गई, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हो सकती हैं, या अन्य होटल इंडस्ट्री की, टूरिज्म एंड ट्रैवल की सर्विसेज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, ये इस माध्यम से भी आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। लाइसेंसिंग एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके माध्यम से एक कंपनी, किसी एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश की किसी कंपनी को या पार्टी को अलाउ करती है उस देश में कि वो प्रोड्यूस कर सकती है गुड्स को और सेल कर सकती है हमारी कंपनी के ट्रेडमार्क में, पेटेंट में, कॉपीराइट में, और कुछ फीस के बदले में, तो इसको लाइसेंसिंग कहा जाता है। फ्रेंचाइजिंग भी लाइसेंसिंग के सिमिलर है, बस अंतर इतना होता है कि जो फ्रेंचाइजिंग है वो सर्विसेज के क्षेत्र में की जाती है। जैसे मान लो पेप्सी कंपनी यूएसए की है और पेप्सी कंपनी का प्रोडक्शन इंडिया में, पाकिस्तान में या अन्य देश में, कोई इंडिया की कंपनी और अमेरिका की पेप्सी को से लाइसेंस लेकर के यहाँ पे पेप्सी प्रोड्यूस करती है और सेल करती है, तो ये लाइसेंसिंग की व्यवस्था है। लेकिन फ्रेंचाइजिंग सर्विस के सेक्टर में होता है, जैसे कि मान लो मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट हैं, तो मैकडी का जो होम कंट्री की मैकडी कंपनी है उससे इंडिया में कोई व्यवसायी, कोई बिजनेसमैन मैकडी का अपना बिजनेस करना चाहता है, मैकडोनाल्ड का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो वो उसकी जब लाइसेंस लेगा तो उसको बोलेंगे फ्रेंचाइजी लेना, यानी कि सर्विसेज के क्षेत्र में फ्रेंचाइजिंग कहा जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके का हो सकता है, एक तो डायरेक्ट होता है, दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। पहला जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसमें एक कंपनी डायरेक्टली किसी दूसरे देश में प्रॉपर्टी में पैसा लगाती है, जैसे प्लांट, मशीनरी, और पूरी तरह से उस कंपनी पे उसका विदेशी कंपनी का कंट्रोल बना रहता है, क्योंकि उसमें सारा इन्वेस्टमेंट या तो होता है या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मिल जाता है विदेशी कंपनी का। दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तब कहा जाता है जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करती है शेयर्स के माध्यम से या लोन के माध्यम से, यानी कि बॉन्ड या डिवेंचर खरीद लेना, शेयर खरीद लेना। और जब इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो केवल एक इन्वेस्टर की हैसियत से विदेशी कंपनी रहती है, ना कि मालिक की हैसियत से, और उसको केवल उसके किए गए इन्वेस्टमेंट पे या तो डिविडेंड मिलेगा अगर शेयर खरीदे हुए हैं तो, और लोन दिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है।
नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय किया जाता है तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स कंट्रीज, देशों को भी लाभ होते हैं। देशों को क्या लाभ होते हैं, जैसे अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे देश में जो रिसोर्सेज हैं उनका हम बेटर एफिशिएंट तरीके से यूज कर पाते हैं क्योंकि नई टेक्निक्स, लेटेस्ट टेक्निक आती हैं। इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, किसी देश में जब विदेशी व्यवसाय होता है तो उस देश में एम्प्लॉयमेंट की क्षमता बढ़ती है और ग्रोथ का चांस जो है वो भी बढ़ते हैं। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देश के जो निवासी हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है क्योंकि नई टेक्निक की गुड्स और उनके इक्विपमेंट्स किसी भी देश को प्राप्त होते हैं इंटरनेशनल कंपनीज की वजह से। नेक्स्ट है बेनिफिट टू द फार्म्स। अब फार्म यानी कि जो कंपनी हैं, संस्थाएं हैं, उनको भी कुछ फायदा मिलता है, जैसे प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट्स, भाई ज्यादा प्रॉफिट की संभावना हो जाती है। एक कंपनी अगर एक देश में बिजनेस करती है तो उसका लिमिटेड एरिया हो गया, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस करेगी तो उसका एरिया अनलिमिटेड हो जाता है, प्रॉफिट की गुंजाइश बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अगर किसी कंपनी के पास क्षमता काफी ज्यादा है और वो केवल एक देश में व्यवसाय करती है तो हो सकता है वो अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग ना कर पाए, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस पे जब जाएगी वो कंपनी तो अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर पाएगी। प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ, ग्रोथ की संभावना भी बढ़ जाती है उस कंपनी के लिए क्योंकि बड़ा क्षेत्र मिल जाता है व्यवसाय करने के लिए। वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, अब कभी ऐसा होता है कि कोई एक कंपनी है और उसको डोमेस्टिक मार्केट में काफी ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है, तो अब उसके पास तरीका होता है कि भाई अपने देश में तो बहुत कंपटीशन हो गया है, तो एक वे आउट यानी कि एक तरीका है उसके पास इससे निकलने का कि वो दूसरे देशों में अपना बिजनेस फैला सकती है। जैसे जियो के आने से एयरटेल को काफी कंपटीशन झेलना पड़ा, तो एयरटेल ने दूसरे देशों में अपने बिजनेस तलाशने शुरू कर दिए। इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन इंप्रूव हो जाता है। देखिए आपका विजन बढ़ जाता है, आप एक लोकल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे, आप इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे तो आपका जो विजन है, विजन यानी कि जो आप अपनी कंपनी का भविष्य देख रहे होते हैं, विजन क्या होता है, विजन होता है कि फ्यूचर में आप अपनी कंपनी को जहां देख रहे हैं उसको विजन कहते हैं। तो जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में शामिल हो जाते हैं तो आपका विजन जो है वो भी इंप्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। अब अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो उसमें एंटर करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। एक सामान्य तरीका होता है एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग, आप एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी एक तरीका है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कॉन्ट्रैक्ट पे करा लेते हैं किसी से, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है वन और फ्यू लोकल मैन्युफैक्चरर से फॉरेन कंट्रीज में कि वो सर्टेन कंपोनेंट्स या गुड्स हमारे लिए बनाएंगे। जैसे मान लो कि कोई विदेशी कंपनी है और उसको इंडिया में गारमेंट्स बनवाने हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगा और अपना कारखाना इंडिया में ना लगा करके इंडियन की कंपनीज को, इंडिया की फैक्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट देगा कि आप सामान बनाइए जैसा हम चाह रहे हैं। नेक्स्ट लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गुड्स प्रोड्यूस करने का और बेचने का लाइसेंस जो होता है वो लाइसेंसिंग में कहलाता है, और यही लाइसेंस अगर दिया जाता है सर्विसेज के प्रोवाइडिंग का तो वो फ्रेंचाइजिंग कहलाता है। ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है कि जब दो संस्थाएं जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट फर्म है, यानी कि अपने आप में वो इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं, अब वो कोई काम ज्वाइंट करती हैं मिल करके, तो उस वेंचर को कहा जाता है ज्वाइंट वेंचर। नेक्स्ट है होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब होता है कि जब कोई, पहले तो सब्सिडरी का मतलब क्या होता है इसको समझें। सब्सिडरी का मतलब होता है कि एक कंपनी जो ऑलरेडी बिजनेस कर रही है उसने किसी अन्य कंपनी में 50% से ज्यादा अगर शेयर खरीद लिए, तो जिस कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर इस कंपनी ने खरीद लिए हैं, जिस कंपनी में, इस कंपनी को कहेंगे सब्सिडियरी, यानी कि ये सहायक कंपनी हो गई। और जिस कंपनी ने शेयर खरीदे हैं उसको कहेंगे होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी भी इसको कहा जाता है, जिसने शेयर खरीदे हैं, क्योंकि इसका कंट्रोल हो गया इस कंपनी पे। तो होली ओन्ड सब्सिडरी कहते हैं जब 100% शेयर ये जो पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, वो सब्सिडरी के अगर 100% शेयर खरीद लेती है 100%, तो उसको होली ओन्ड कहा जाता है, मतलब पूरी तरह से मालिक। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब एक्सपोर्ट का प्रोसीजर देखते हैं, एक्सपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या है, कौन से स्टेप्स उसमें लिए जाते हैं। तो वैसे तो हर एक देश के साथ और हर एक व्यवसाय की नेचर के मुताबिक एक्सपोर्ट का प्रोसीजर अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक कॉमन टिपिकल नेचर का जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से हो सकता है। रिसीप्ट ऑफ इंक्वायरी इन सेंडिंग कोटेशन, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले कहीं से इंक्वायरी चाहिए
और इंक्वायरी जब आपके पास आएगी सामान की तो आप कोटेशन भेजोगे अपनी। कोटेशन मतलब आप एक जानकारी भेजते हैं कि भाई हम इतना सामान इस रेट में इस क्वालिटी का बेच सकते हैं। रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, अगर हमारा कोटेशन किसी को पसंद आ जाता है तो वो हमारे रेट से हमारी क्वालिटी से अगर खुश हो जाता है तो वो हमको ऑर्डर देगा, हम ऑर्डर को रिसीव करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस में ऑर्डर को इंडेंट भी कहा जाता है। असेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस, अगर किसी से हमको ऑर्डर आया है तो जिससे ऑर्डर आया है उसको इंपोर्टर कहते हैं और हम एक्सपोर्टर हैं। तो जो इंपोर्टर है उसने ऑर्डर तो भेज दिया, हमारे पास सैकड़ों करोड़ का ऑर्डर हो सकता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि भाई हम उस ऑर्डर की पूर्ति के लिए, क्योंकि हमें काम करना होगा, हमें इन्वेस्ट करना होगा पैसा, तो हम क्रेडिट वर्दीनेस जानना चाहेंगे कि जो इंपोर्टर है जिसने ऑर्डर किया है उसकी साख अच्छी है कि अगर हम सामान बना दें क्या वो पैसा दे देगा हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एसेस करते हैं, जांच करते हैं। सिक्योरिंग गारंटी फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए गारंटी की मांग करते हैं। पेमेंट के लिए गारंटी की मांग का इंटरनेशनल बिजनेस में एक तरीका होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि हम कहेंगे अपने इंपोर्टर से कि भाई हम आपके लिए सामान तो बना रहे हैं लेकिन हमें आप एक यकीन दिला दीजिए कि हमने सामान बना दिया भेज दिया तो हमारा पैसा सेफ है। तो जो इंपोर्टर है वो अपने देश के बैंक में जाएगा और अपने देश के बैंक को कहेगा कि भाई मुझे इंडिया से सामान मंगाना है, और वो वहां का जो एक्सपोर्टर है वो मुझसे गारंटी मांग रहा है पैसे की। तो उसका जो इंपोर्टर कंट्री का बैंक होगा वो अपने बिजनेसमैन को कहेगा ठीक है आपका अकाउंट हमारे यहाँ है, आप कुछ फंड जमा कर दीजिए, हम एक लेटर आपको देंगे और आप उस लेटर को भेज देना। इस लेटर को कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि साख पत्र कि भी इस पर्सन की साख अच्छी है। तो एक तरह से इस इंपोर्टर के बैंक ने जिम्मेदारी ले ली है कि भी ये पैसे की पेमेंट आपको हो जाएगी। ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, एक बार पेमेंट के बारे में जब एक्सपोर्टर निश्चिंत हो जाता है तो अब वो अगला काम शुरू कर देता है। उसमें सबसे पहला काम होता है एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है उसको। अगर हम बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लाइसेंस की जरूरत होती है। तो अगर लाइसेंस की जरूरत है तो एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होता है सरकार से। ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, अब लाइसेंस भी मिल गया तो अब हम अपना काम शुरू करेंगे, हमें रॉ मटेरियल खरीदना होगा, और अगर बना बनाया सामान हम दूसरे से खरीदेंगे तो हमें उसका एक्वायर करना होगा सामान, उसके लिए पैसे की जरूरत होगी। तो इस पैसे की जो जरूरत होती है उसको कहते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस, यानी कि सामान भेजने से पहले के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें सामान बनाना है, भेजने की तैयारी करनी है। तो फाइनेंस की अरेंजमेंट की जाती है सरकारी संस्थाओं से या बैंकों से या अन्य संस्थाओं से। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, उसके बाद गुड्स को या तो प्रोड्यूस किया जाता है, और अगर हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो हम प्रोक्योर करेंगे, किसी से बाई करेंगे। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं क्योंकि कोई भी देश चाहता है कि भाई हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होकर जो सामान जा रहा है उसके साथ हमारे देश की गुडविल भी जुड़ी हुई है, तो वो सामान चेक होकर के जाना चाहिए, इंस्पेक्ट होकर के जाना चाहिए। इस उद्देश्य से प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कराया जाता है। तो जिन प्रोडक्ट का प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होना जरूरी है उनका कंपिटेंट एजेंसी जो सरकार निर्धारित करे उस एजेंसी से प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कराया जाता है ताकि सामान की क्वालिटी के बारे में निश्चिंत हो सके। इसके बाद एक्साइज क्लियरेंस, यानी कि एक्साइज से क्लियरेंस लेना होता है। एक्साइज कहते हैं उत्पादन कर को, जब कोई कंपनी उत्पादन करती है अपने यहाँ पे तो उस देश की संस्थाएं उस पर उत्पादन कर लगाती हैं। अब एक्सपोर्ट के मामले में सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए छूट देती है कि भाई आपको एक्साइज की पेमेंट नहीं करनी होगी, लेकिन फिर भी हमको एक्साइज क्लियरेंस चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि देखिए बहुत से देश क्या होते हैं, जब आपस में कुछ देशों की संधियां हो जाती हैं तो वो देश एक दूसरे को छूट देते हैं कि भाई आपके यहाँ बना हुआ सामान हमारे यहाँ आएगा तो हम उस पर कम टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो अब मान लो हमारे देश का कोई व्यवसायी किसी अन्य देश का सामान मंगा करके भेज दे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए वो देश कहते हैं कि भाई हम आपके देश में बने हुए सामान को छूट देंगे खाली, इसलिए जब आपके यहाँ से कोई सामान आए तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेके आइए कि ये आप ही के देश का सामान बना है। फिर उसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। अब हमारा जब ये सारी तैयारियां हो जाती हैं तो सामान भेजने का अरेंजमेंट किया जाता है। उसमें जो शिप होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, काफी बड़े होते हैं, तो कई दफा हमें खाली उस जहाज का केवल एक एरिया चाहिए होता है, तो उस एरिया को हम रिजर्व करते हैं कि भाई इस एरिया में हमारा सामान रखा जाएगा। हम जहाजी कंपनी से मुलाकात करते हैं और उनसे ये तय करते हैं। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, उसके बाद अब पैकिंग की जाती है
और फॉरवर्डिंग का काम किया जाता है, यानी कि सामान भेजने की तैयारी शुरू की जाती है। फॉरवर्डिंग का काम या तो एक्सपोर्टर खुद करता है, लेकिन व्यवहार में एक्सपोर्टर नहीं करता है, क्योंकि ये काम काफी टिपिकल नेचर का होता है, उसमें काफी समय भी लगता है और एक्सपर्टाइजेशन की जरूरत होती है। तो कुछ फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं, तो फॉरवर्डिंग एजेंट के माध्यम से कोई संस्था अपना सामान फॉरवर्ड कराती है। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, जो गुड्स समुद्र के रास्ते से भेजी जाएंगी उनमें कई सारे खतरे होते हैं, समुद्री पैरल्स होते हैं, सी पैरल्स कि समुद्र में कोई सामान लुट गया, खराब हो गया, तो उसके लिए इंश्योरेंस की जरूरत होती है। तो इंश्योरेंस कराया जाता है गुड्स का, कस्टम क्लियरेंस कराया जाता है, यानी कि जब हम सामान भेजते हैं तो उसका कस्टम पे भी क्लियरेंस कराना होता है कि कस्टम के जो ड्यूज हैं वो हमने पे कर दिए हैं। फिर मेट की रिसिप्ट ली जाती है। मेट की रिसिप्ट क्या होती है कि जब जहाज में हम सामान रखते हैं तो जहाज के कप्तान को मेट कहते हैं। जो मेट है वो अपनी रिसिप्ट देता है कि इनका सामान यहाँ पे रखा जा चुका है। पेमेंट ऑफ फ्राइट इन इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लीडिंग या एयरवे बिल। अब इसके बाद मेट की रिसिप्ट को लेकर के जहाजी कंपनी के दफ्तर में जाते हैं और जहाजी कंपनी में के दफ्तर में जाके फ्राइट की पेमेंट करते हैं। फ्राइट की कैलकुलेशन मेट की रिसिप्ट के आधार पे की जाती है, क्योंकि मेट की रिसिप्ट में लिखा होता है कितना सामान है, कहाँ रखा है। तो इसके बाद जब जहाजी कंपनी फ्राइट की पेमेंट ले लेती है और मेट की रिसिप्ट चेक कर लेती है तो बिल ऑफ लीडिंग दिया जाता है। बिल ऑफ लीडिंग एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो एक्सपोर्टर प्राप्त करके यहाँ से सारी पेमेंट करके और अब इंपोर्टर को भेज देता है। इंपोर्टर इस बिल ऑफ लीडिंग को दिखा करके ही सामान को प्राप्त करता है। एयरवे बिल, अगर सामान बाई एयर भेजा जा रहा है तो बिल ऑफ लीडिंग वाला ही रोल प्ले करता है एयरवे बिल। प्रेपरेशन ऑफ इनवॉइस, जब सामान भेज दिया जाता है, सारी तैयारी हो जाती है तो अब सारे खर्चों को मिला करके इनवॉइस तैयार किया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा और वो भेजा जाता है इंपोर्टर के पास। इनवॉइस का मतलब होता है पूरे सामान की कॉस्ट की और बाकी सारी चीजों की डिटेल रहती है इसमें इनवॉइस में। सिक्योरिंग पेमेंट, इसके बाद अब पेमेंट सिक्योर करने की बारी आती है, यानी कि जो एक्सपोर्टर है वो अपने बैंक से संपर्क करता है कि भाई इंपोर्टर के बैंक को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, ये पेपर्स हैं, पेपर भेज दीजिए आप। तो अपने बैंक में एक्सपोर्टर जमा करा देता है पेपर्स को, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बैंक में ये पैसा भेज देता है, ये डॉक्यूमेंट भेज देता है और ये इस सलाह के साथ, इस सजेशन के साथ कि भाई ये पेपर तब दिए जाएं इंपोर्टर को जब इंपोर्टर पेमेंट सुनिश्चित कर दे, या तो पेमेंट जमा कर दे या बिल एक्सेप्ट कर ले, एज द केस में भी। नेक्स्ट है इंपोर्ट प्रोसीजर। तो इंपोर्ट प्रोसीजर एक्सपोर्ट प्रोसीजर का ही जस्ट उल्टा है। सबसे पहले आता है ट्रेड इंक्वायरी। अगर हमें इंपोर्ट करना है तो हम ट्रेड इंक्वायरी करेंगे। ट्रेड यानी कि हमें सामान जहां से खरीदना है, जिस देश से, जिस कंपनी से, उनसे इंक्वायरी करेंगे कि आप सामान किस क्वालिटी का देंगे, किस रेट पे दे सकते हैं। फिर है प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। अब अगर हमारी ट्रेड इंक्वायरी संतोषजनक रहती है और हम ऑर्डर देते हैं तो अब सामान मंगाने की तैयारी करने के लिए हमको इंपोर्ट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। जब विदेश से सामान मंगाया जाता है तो इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, अब इसके बाद हम तैयारी शुरू कर देते हैं फंड्स की, यानी कि फाइनेंस की तैयारी शुरू कर देते हैं कि अगर हमारा ऑर्डर भी हो गया है, इंपोर्ट लाइसेंस भी मिल गया है, तो अब सामान आएगा उससे पहले हमें फाइनेंस की पूरी अरेंजमेंट करनी है। उसके लिए हम फॉरेन एक्सचेंज ऑब्टेन करने की तैयारी करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा, ये रिजर्व बैंक से या रिजर्व बैंक के जो अधिकृत रिजर्व बैंक के द्वारा अधिकृत किए गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फॉरेन करेंसी में कारोबार करते हैं, उनसे फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट किया जाता है। प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट, ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट तैयार किया जाता है, क्योंकि हम पिछले एक्सपोर्ट प्रोसीजर में डिस्कस किया था कि एक्सपोर्टर डिमांड करता है इसकी, तो इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है, उनसे कहता है कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट हमें प्रोवाइड कराइए। अरेंजिंग फॉर फाइनेंस, फाइनेंस का अरेंजमेंट किया जाता है। रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, शिपमेंट एडवाइस रिसीव की जाती है। शिपमेंट एडवाइस क्या होती है कि जब एक्सपोर्टर सामान भेजता है तो उस सामान की पूरी डिटेल होती है और वो एडवाइस कहलाता है शिपमेंट का। शिपमेंट एडवाइस में सामान कहां से कहां जाएगा, किसको मिलना है, इन सब चीजों की जानकारी रहती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी जानकारी रहती है। ये शिपमेंट एडवाइस मिल जाती है इंपोर्टर को और इंपोर्टर इस शिपमेंट एडवाइस को रिसीव करके इसके कहे अनुसार, इसमें दिए गए प्रोविजन के अनुसार अपना प्राप्ति को सुनिश्चित करता है सामान का। रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है
क्योंकि एक्सपोर्टर के बैंक ने इंपोर्टर के बैंक के पास दस्तावेज भेजे होते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जो इंपोर्ट से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर ने भेजे हैं, अब उनको रिटायर करने की बारी है, यानी कि पेमेंट सुनिश्चित करके उन डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त किया जाता है। अराइवल ऑफ गुड्स, इसके बाद गुड्स आ जाते हैं, और जब गुड्स आ जाते हैं तो कस्टम क्लियरेंस कराया जाता है, यानी कि कस्टम पे जाकर के जो ड्यूज बनते हैं कस्टम के वो पे किए जाते हैं और अपनी गुड्स को रिलीज कराया जाता है। अब बारी आती है मेजर डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कौन कौन से दस्तावेज महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आता है एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट इनवॉइस का मतलब होता है ये सेलर का बिल होता है मर्चेंडाइज का, यानी कि मैं जो सामान भेज रहा हूँ, सेलर एक्सपोर्टर जो सामान भेजता है उसमें पूरा बिल डिटेल में बनाता है, उसी को इनवॉइस कहते हैं। इनवॉइस में सारी जानकारी रहती है, क्वांटिटी क्या है सामान की, टोटल वैल्यू, नंबर ऑफ पैकेज, मार्क्स ऑन पैकेजिंग, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, नेम ऑफ शिप, बिल ऑफ लीडिंग नंबर, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, पेमेंट एटसेट्रा, सब कुछ लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट में पूरी लिस्ट रहती है, जितने पैकेट्स रहते हैं या केसेस जितने भी रहते हैं सामान के, उनका नंबर रहता है और लिस्ट रहती है। ये डिटेल जानकारी देता है गुड्स की नेचर क्या है जो एक्सपोर्ट की जा रही है और कौन कौन सी गुड्स ये भेजी जा रही हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक सर्टिफिकेट होता है जो इस बात का सबूत होता है कि ये जो वस्तुएं हैं वो किस देश में बनी हैं। जिस देश में प्रोडक्शन होता है कमोडिटी का या गुड्स का, उसी देश की सरकार ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। कुछ सामान ऐसा होता है जिसका इंस्पेक्शन जरूरी होता है, तो सामान जिनका इंस्पेक्शन जरूरी होता है उनको इंस्पेक्ट कराया जाता है अथॉरिटीज से। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया इस मामले में एक अथॉरिटी है, एजेंसी है, तो और ये इंस्पेक्शन करती है और इंस्पेक्शन करने के बाद सर्टिफिकेट इशू करती है। इस टाइप का क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 के अंतर्गत। मेट्स रिसिप्ट। मेट की रिसिप्ट यानी कि कैप्टन की रिसिप्ट, ये रिसिप्ट दी जाती है कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा। जो शिप का कमांडिंग ऑफिसर है वो इसको देता है एक्सपोर्टर को जब कार्गो मतलब यानी कि सामान लोड कर दिया जाता है शिप में। इसमें लिखा होता है वेसल के बारे में, यानी कि जो पानी का जहाज है उसके बारे में, बर्थ, डेट ऑफ शिपमेंट, ये सारी जानकारी उसमें मार्क रहती है। शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लीडिंग तब तक इशू नहीं करेगी जब तक उसको मेट रिसिप्ट नहीं मिल जाती है। मेट की रिसिप्ट के आधार पर ही शिपिंग कंपनी बिल बनाती है और बिल ऑफ लीडिंग प्रोवाइड करती है। बिल ऑफ लीडिंग को हिंदी में कहते हैं लदान का बिल, यानी कि ये इस बात का सबूत होता है कि एक्सपोर्टर ने सामान जहाज में रख करके भेजवा दिया है। शिपिंग बिल। शिपिंग बिल जो होता है वो वह डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे कस्टम ऑफिस परमिशन देता है एक्सपोर्ट की। इसमें जानकारी रहती है गुड्स जो एक्सपोर्ट की गई हैं उनकी, नेम ऑफ वेसल की, पोर्ट एट विच गुड्स आर टू बी डिस्चार्ज, जहां पे गुड्स को डिस्चार्ज करना है, कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनली किस देश में सामान जाएगा, एक्सपोर्टर का नाम और एड्रेस। नेक्स्ट है बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग एक डॉक्यूमेंट है जो शिपिंग कंपनी इशू करती है और अपनी ऑफिशियल रिसिप्ट देती है कि गुड्स जो है वो वेसल में रखी जा चुकी हैं। ये एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी कहलाता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब होता है कि यह इस बात का सबूत होता है कि जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा वही इसका मालिक होगा। एक्सपोर्टर इस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को इंपोर्टर के पास भेज देता है तो इंपोर्टर सामान को छुड़ा सकता है। इंपोर्टर अगर अन्य किसी पर्सन को, पार्टी को बेचेगा तो उसको वो इस बिल ऑफ लीडिंग को ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट है एयरवे बिल। एयरवे बिल बिल्कुल बिल ऑफ लीडिंग की तरह ही होता है। जब सामान एयरवे यानी कि बाई एयर भेजा जाता है जो सामान, उसके मामले में एयरवे बिल तैयार किया जाता है। ये भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, यानी कि गुड्स का मालिकाना हक को ये बताता है। जिस पर्सन के पास रहता है वो इसका मालिक समझा जाता है। इसको मेयरली एंडोर्स या डिलीवरी करके ट्रांसफर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी इंपोर्टर ने मान लो सामान मंगा लिया, अब वो चाहता है किसी अन्य व्यक्ति को बेचना, तो वो इस एयरवे बिल को या जिसकी अभी हम पहले बात कर रहे थे यहाँ पे बिल ऑफ लीडिंग को, इसको केवल ट्रांसफर कर देगा और ट्रांसफर करने से ही जो नया आदमी है वो अब इस सामान का मालिक हो जाएगा। नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है समुद्री बीमा। ये एक सर्टिफिकेट होता है, एक पॉलिसी का सर्टिफिकेट होता है जिसमें एक इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेकर के इस बात की सुरक्षा देती है एक्सपोर्टर को या बिजनेसमैन को कि आपका सामान जो भेजा जा रहा है समुद्री रास्ते से, उसमें जो सी पैरल से अगर कोई लॉस होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी कंपनी के द्वारा। कार्ट टिकट। कार्ट टिकट को कार्ट चिट भी कहते हैं।
व्हीकल पास या गेट पास भी कहते हैं। ये एक्सपोर्टर के द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें डिटेल रहती है एक्सपोर्ट कार्गो की, यानी कि जो कार्गो मतलब सामान, जो सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी डिटेल रहती है। शिपर का नाम रहता है, नंबर ऑफ पैकेजेस रहते हैं, शिपिंग बिल नंबर रहता है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन का नाम होता है, नंबर ऑफ व्हीकल कैरिंग द कार्गो होता है, क्योंकि इससे जो व्हीकल सामान लेके जाता है ये उसको दिया जाता है और वो उसको संबंधित अथॉरिटीज को दिखा देता है, तो उसको एंट्री मिल जाती है वहां पे। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट ये एक तरह से गारंटी दी जाती है जो इंपोर्टर के बैंक द्वारा दी जाती है कि भी इंपोर्टर के पास अगर सामान आ जाएगा तो एक्सपोर्टर की पेमेंट सुनिश्चित है, उसके एक्सपोर्टर के बैंकर के पास इंपोर्टर का बैंक पहुंचा देगा। तो एक तरह से ये गारंटी होती है इंटरनेशनल बिजनेस में पेमेंट की। अब है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट का जो लिखने वाला होता है, वो ऑर्डर करता है उस पर्सन को जिसको उसने कुछ सामान बेचा है कि वो स्पेसिफाइड अमाउंट पे करेगा या तो सर्टेन पर्सन को या इस इंस्ट्रूमेंट के बियरर को। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि जो सेलर होता है वो अपने बायर पे लिखता है, और ये तब लिखा जाता है जब उधार का केस होता है। तो सेलर कहता है कि आपको 10,000 का सामान बेचा है, आप 10,000 रुपए या तो इस निश्चित किसी पर्सन को या इसके बियरर को दे दोगे। ये हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज। इंटरनेशनल बिजनेस के केस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस में बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा इंपोर्टर के ऊपर। एक्सपोर्टर कहता है इंपोर्टर को, इसमें राइटिंग फॉर्म में कहता है कि भी आपको पे करना होगा सर्टेन अमाउंट ऑफ सम, सर्टेन अमाउंट आपको पे करना होगा या तो सर्टेन पर्सन को या जो बिल ऑफ एक्सचेंज का बियरर होगा, धारक होगा, उसको पैसा देना होगा। डॉक्यूमेंट गिविंग टाइटल टू एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट आर पास्ड ऑन टू इंपोर्टर्स ओनली when the importer accept the order contained in the bill of exchange। यानी कि अब इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सपोर्टर ने जो सामान भेज दिया, कंसाइनमेंट का मतलब है जो सामान भेज दिया, उस सामान के जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब जैसे बिल ऑफ लीडिंग है कि भाई सामान के मालिकाना हक, ये तब ट्रांसफर किया जाता है इंपोर्टर को जब इंपोर्टर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि भी मैं इसकी पेमेंट या तो करता हूं या तो तुरंत करता है। अब वो भी दो नेचर का होता है, या तो तुरंत करता है या उसको एक्सेप्ट करता है किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तभी उसको जो सामान के कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मिलते हैं। नेक्स्ट है बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट बैंक की तरफ से एक पेमेंट का सर्टिफिकेट होता है जो कि इस बात को क्लियर करता है कि जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर से बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करा लिया गया है और इंपोर्टर को जो डॉक्यूमेंट्स थे एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट से रिलेटेड वो नेगोशिएट कर दिए। नेगोशिएट का मतलब वो उसको प्रोवाइड कर दिए हैं पेमेंट के लिए, और पेमेंट के संबंध में जैसा एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन कहता है उसके मुताबिक पेमेंट भी प्राप्त कर ली गई है। अब है ट्रेड इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी एक रिटर्न रिक्वेस्ट होती है जो इंपोर्टर के द्वारा की जाती है एक्सपोर्टर को, जिसमें वो इंफॉर्मेशन मांगता है प्राइस या टर्म और कंडीशंस की। प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट होता है जो जिसमें ये जानकारी रहती है डिटेल सामान की क्वालिटी, ग्रेड, डिजाइन, साइज, वेट, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, इन सारी जानकारी इसमें रहती है। देखिए इनवॉइस जो होता है, इनवॉइस का मतलब होता है डिटेल बिल। तो ये तो सेलर बायर के पास तब भेजता है जब सामान एक्चुअल में बिक जाता है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस इसलिए होता है क्योंकि ये उस समय किया जाता है जब ट्रेड इंक्वायरी आती है। तो एक्सपोर्टर ने अभी तक सामान भेजा नहीं है इंपोर्टर को, ना अभी तक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, तो उससे पहले जो इनवॉइस बन रहा है वो एक तरह से नकली इनवॉइस होता है, इसलिए उसको प्रोफॉर्मा इनवॉइस कहा जाता है। इंपोर्ट ऑर्डर और इंडेंट। इंडेंट ऑर्डर को ही कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस में, इंपोर्ट का जो ऑर्डर इंपोर्टर से मिलता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बायर ऑर्डर करता है सेलर को, यानी कि एक्सपोर्टर को, रिक्वायर्ड गुड्स, जिस टाइप की गुड्स उसको रिक्वायरमेंट है उसके लिए। इसमें बाकी सारी जानकारी भी लिखी रहती है। ऑर्डर में ये जानकारी रहती है कि क्या क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या होनी चाहिए, प्राइस क्या चार्ज किया जाएगा, मेथड ऑफ फॉरवर्डिंग द गुड्स क्या होगा, नेचर ऑफ पैकेजिंग, मोड ऑफ पेमेंट क्या होना। बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री एक फॉर्म होता है जो सप्लाई किया जाता है कस्टम ऑफिस के द्वारा इंपोर्टर को, यानी कि इंपोर्टर कंट्री के यहाँ जब सामान आ जाता है तो वहां का कस्टम ऑफिस इंपोर्टर को एक फॉर्म देता है उसको फिल करने के लिए इंपोर्टर को। ये फिल किया जाता है इंपोर्टर के द्वारा जब वो गुड्स को रिसीव करता है। ये ट्रिप्लिकेट 3 कॉपियों में तैयार किया जाता है और सबमिट किया जाता है कस्टम ऑफिस को।
बिल ऑफ एंट्री में वो इंफॉर्मेशन दर्ज रहती है जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ इंपोर्टर, नेम ऑफ शिप, नंबर ऑफ पैकेजेस, ये सारी जानकारी इसमें रहती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है साइट ड्राफ्ट। साइट ड्राफ्ट होता है ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में अभी बात कर रहे थे कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है एक्सपोर्टर लिख देता है इंपोर्टर को और इंपोर्टर के बैंक के पास ये पहुंचता है एक्सपोर्टर के बैंक के माध्यम से। अब इंपोर्टर का बैंक इंपोर्टर को कहता है कि भाई आपके पैसे की गारंटी तो हमने दी थी, अब जो बिल आया है और आपके डॉक्यूमेंट आए सामान के डॉक्यूमेंट आपको तब मिलेंगे जब आप ये बिल एक्सेप्ट कर लोगे, तो इस बिल को तो कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये दो तरीके का हो सकता है, साइट ड्राफ्ट और यूजेंस ड्राफ्ट। साइट ड्राफ्ट वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें ड्रॉअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि एक्सपोर्टर इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को टू हैंड ओवर द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, कि भी जो संबंधित डॉक्यूमेंट है, आप सामान से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है जिनसे सामान को छुड़ा सकता है इंपोर्टर, ले सकता है, वो डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को तभी देने हैं जब वो पेमेंट कर देगा अगेंस्ट पेमेंट। तो अगर पेमेंट करेगा तो इसको कहते हैं साइट ड्राफ्ट। यूजेंस ड्राफ्ट होता है, इट इज ए टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें ड्रॉअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि एक्सपोर्टर इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि आप हैंडओवर करोगे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को केवल तभी जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे पेमेंट की जरूरत नहीं है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जिसके बारे में पहले से बातचीत हो जाती है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में, उस पीरियड के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टेंस देगा, तब उसको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंपोर्टेड गुड्स की डिटेल दर्ज रहती है। ये है वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे सामान का अनलोड कराया जाता है, यानी कि सामान को मैच किया जाता है कि ये सामान वैसे ही है, वैसे ही पैकेजेस हैं, वैसे ही कार्टन्स हैं, इतनी ही संख्या है। और नेक्स्ट है डॉक चालान। डॉक चालान क्या होता है? डॉक चालान एक फॉर्म होता है। दरअसल डॉक के कुछ चार्जेज होते हैं, जब हम वहां से सामान लेते हैं तो हमको डॉक के चार्जेज पे करने होते हैं। इसमें जब पे करते हैं हम डॉक के ड्यूज को, तो इंपोर्टर या जो क्लियरिंग एजेंट होता है इंपोर्टर को, वो एक फॉर्म भरता है, इसी फॉर्म को कहते हैं डॉक चालान। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड प्रमोशन मेजर्स और स्कीम्स। अब फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के यानी कि विदेशी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से उपाय या स्कीम्स होते हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। इसमें ड्यूटी यानी कि टैक्स की वापसी हो जाती है स्कीम में। इसमें एक्साइज ड्यूटीज को रिफंड कर दिया जाता है जो गुड्स एक्सपोर्ट की जा रही हैं, या कस्टम ड्यूटीज को रिफंड कर दिया जाता है। कस्टम ड्यूटीज ऐसे रॉ मटेरियल पे या मशीन पे जो रॉ मटेरियल और मशीन ऐसा सामान बनाने के लिए मंगाई हो जो एक्सपोर्ट किया जाना है। ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए स्कीम सरकार चलाती है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग अंडर बॉन्ड स्कीम। इस स्कीम के तहत जो मैन्युफैक्चरर होते हैं और एक्सपोर्टिंग के लिए सामान बनाते हैं, तो वो बॉन्ड यानी कि एक तरह से एक सरकार के साथ एक समझौता कर लेते हैं पहले से ही कि भी हम जो सामान बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट के लिए है, तो उस पर ये पेमेंट ही नहीं करते हैं एक्साइज और बाकी ड्यूटीज का। पिछले में हमने देखे थे इसमें पे तो कर देते हैं लेकिन बाद में वापस ले लेते हैं सबूत दे करके, जबकि इसमें पहले से ही तय कर लिया जाता है, बॉन्ड एक भर दिया जाता है, सरकार के साथ एक बॉन्ड कर लिया जाता है कि हम ये सामान बनाएंगे इसलिए हम पे एक्साइज और या बाकी जो टैक्सेज हैं वो ना लगाए जाएं क्योंकि हम एक्सपोर्ट के लिए सामान बना रहे हैं। नेक्स्ट होता है एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स से भी एग्जम्पशन मिल जाती है। ऐसे गुड्स जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं उन पे सेल्स टैक्स भी नहीं लगता है, तो सेल्स टैक्स से छूट मिल जाती है। एडवांस लाइसेंस स्कीम। एक्सपोर्टर अलाउड होता है ड्यूटी फ्री सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इंपोर्टेड इनपुट्स, जो कि वो जरूरत होती है उसको एक्सपोर्ट गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि कोई एक्सपोर्टर है और उसको सामान बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है एक्सपोर्ट के लिए, तो वो एडवांस में एक लाइसेंस ले लेता है कि भी मैं एक्सपोर्ट करता हूं, और इसलिए जब वो इनपुट्स खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, चाहे अपने देश से खरीदे चाहे दूसरे देश से खरीदे, तो उस समय भी उसको टैक्स से राहत मिल जाती है, सामान खरीदने पे भी उसको कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है, पिछले में तो हमने देखा था रॉ मटेरियल के लिए जो इनपुट्स यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में उन पे छूट मिलती है। ये अलाउ करता है एक्सपोर्ट फर्म को कि वो कैपिटल गुड्स यानी कि कोई टेक्निक, कोई मशीन्स, कोई प्लांट भी मंगा सकते हैं विदेश से, या तो बहुत कम कस्टम ड्यूटीज पे और या नेग्लिजिबल नाम मात्र या जीरो कस्टम ड्यूटीज पे वो मंगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग
एक्सपोर्ट फर्म्स एज एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस। सरकार अलग अलग हाउसेज को कुछ रियायतें देती है, यानी कि ये हाउस क्या है, ये एक दर्जा होता है संस्थाओं को, ये दिया जाता है उन संस्थाओं के पास्ट जो सेल्स के रिकॉर्ड होते हैं उनके आधार पे कि भाई आपने अच्छा एक्सपोर्ट किया था, तो जितना अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं आपका दर्जा संस्थान का बढ़ा दिया जाता है और उस दर्जे के मुताबिक आपको सरकार अन्य भी सुविधाएं देती है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे गुड्स की सर्विसेज को प्रोत्साहित किया जाता है वैसे सर्विसेज के भी एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित किया जाता है, और जो यूनिट सर्विस एक्सपोर्ट करती हैं उनको भी ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे सर्विस एक्सपोर्ट हाउस, और अच्छा सर्विसेज है तो इंटरनेशनल सर्विस एक्सपोर्ट हाउस, इंटरनेशनल स्टार सर्विस एक्सपोर्ट हाउस, और ये भी उनके सर्विसेज के जो प्रीवियस रिकॉर्ड होंगे एक्सपोर्ट करने के, उन्हीं के बेस पे प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट के लिए मनी या फाइनेंस की सहायता, ये दो तरह का हो सकता है, प्री शिपमेंट फाइनेंस यानी कि सामान भेजने से पहले का फाइनेंस, और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, आप सामान भेज दिए उसके बाद का फाइनेंस। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ईपीजेड्स। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की स्थापना करती है सरकार, इसलिए कि यहाँ पे एक इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव ड्यूटी फ्री एनवायरनमेंट मिल जाता है। मतलब ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें एक्सपोर्ट का सामान बनाने वाली यूनिट्स या कंपनियों को छूट दी जाती है कि आप पे बहुत सारा, एक तो आपको एनवायरनमेंट बढ़िया दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा इस पर्टिकुलर जोन में, इस क्षेत्र में आप अपनी संस्था बनाओगे एक्सपोर्ट के लिए, और आपको कई तरह के टैक्सेस से भी छूट रहेगी। नेक्स्ट है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। तो ये इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है ईपीजेड का। ईपीजेड में तो एरिया बना दिया, इसमें क्या है कि ये 100% ईओई जो होते हैं इनमें छूट दी जाती है कंपनियों को, आप कहीं भी अपना एरिया रख लो, किसी भी एरिया में यूनिट लगा लो, लेकिन आप 100% सामान आप एक्सपोर्ट के लिए ही बनाते हैं तो आपको ईपीजेड जैसी ही रियायतें मिल जाएंगी। ईपीजेड के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ईपीजेड इंडिया में सेटअप किए गए कांडला गुजरात में, सांता क्रूज मुंबई में, फाल्टा वेस्ट बंगाल में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, कोचीन केरला में, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। नोएडा उत्तर प्रदेश में जो ईपीजेड है ये ड्राई पोर्ट की वजह से है। दरअसल जो ईपीजेड होते हैं जनरली वहां पे बनाए जाते हैं जहां पे या तो पानी के जहाज से सामान भेजने की सुविधा होती है या हवाई जहाज से। तो जो नोएडा में बना है ये ड्राई पोर्ट कहा जाता है। बाकी जितने भी पोर्ट हैं इंडिया में, जितने ईपीजेड बनाए गए थे शुरुआती दौर में, ये सब समुद्र के आसपास थे। सांता क्रूज जोन जो है वो एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और जेम और ज्वेलरी आइटम्स के लिए स्पेसिफिकली, बाकी जितने भी ईपीजेड है वो मल्टीफेरियस आइटम्स के लिए, यानी कि विभिन्न आइटम आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाद में जो ईपीजेड का कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली तो इंडिया ने अपनाया एससीजेड का कॉन्सेप्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एससीजेड का कॉन्सेप्ट जो बेसिकली चाइना से इंडिया ने लिया, ये जो है ये ज्यादा उदार होता है ईपीजेड की बजाय। ईपीजेड की बजाय एससीजेड ज्यादा उदार होते हैं। इसमें एससीजेड में कुछ जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं आसान कर दिए जाते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड। गवर्नमेंट परमिट करती है डेवलपमेंट ऑफ एसपीजेड, प्राइवेट सेक्टर भी बना सकता है, स्टेट भी डेवलप कर सकता है, जॉइंट सेक्टर में भी इनको डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट में भारत सरकार ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए जो इंटरनेशनल बिजनेस में मदद करते हैं, जिसमें मुख्य है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर एक डिपार्टमेंट है जो एपेक्स बॉडी है इस संदर्भ में, यानी कि वो इंटरनेशनल बिजनेस की सहायता करने में सर्वोच्च संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ईपीसीज। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बहुत सारे हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं या तो कंपनीज एक्ट के तहत या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ये एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करते हैं। कमोडिटी बोर्ड्स। कमोडिटी बोर्ड्स जो होते हैं ये भारत सरकार ने बनाए और ये भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरह पर्टिकुलर कमोडिटीज के एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये काम करते हैं। जो इंडिया में मेजर कमोडिटी बोर्ड्स हैं उसमें कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, टोबैको बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, टी बोर्ड, कॉयर बोर्ड महत्वपूर्ण है। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल EIC। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल एक संस्था है भारत सरकार ने सेटअप की 1963 एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत।
इस काउंसिल का एम है, उद्देश्य है कि ये डेवलपमेंट किया जाए एक्सपोर्ट ट्रेड का क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से, और इसके लिए प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करती है, यानी कि सामान भेजने से पहले कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनका इंस्पेक्शन जरूरी होता है। कुछ सामानों का इंस्पेक्शन तो भारत सरकार तय करती है कि इनका इंस्पेक्शन कराना होगा, और कुछ दूसरे देश ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ भेजने से पहले आप इंस्पेक्शन करके ही सामान को भेजोगे। तो नेक्स्ट है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, आईटीपीओ। आईटीपीओ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था 1 जनवरी 1992 को कंपनीज एक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आईटीपीओ फॉर्म किया गया था, पुरानी 2 बॉडीज थी पहले, एक थी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरी ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया आईटीपीओ। आईटीपीओ के 5 रीजनल ऑफिसेज हैं इंडिया में, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर, चेन्नई, और 4 इसके इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं, जर्मनी, जापान, यूएई एंड यूएसए। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, आईआईएफटी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड सेटअप किया गया 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया, और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में यानी कि देश में फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट की जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, आईआईपी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग सेटअप किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पे ज्वाइंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री और अलाइड इंटरेस्ट्स 1966 में इनके द्वारा। इसका हेडक्वार्टर और मुख्य लैबोरेटरी सिचुएटेड है मुंबई में। इसके अलावा इसके 3 रीजनल लैबोरेटरीज हैं, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में। यह ट्रेनिंग कम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी कि ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है और ये एजुकेशन भी देता है पैकेजिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया गया 1956 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेड को स्टिमुलेट किया जाए, ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, प्राइमरीली एक्सपोर्ट ट्रेड को डिफरेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ, यानी कि जो दूसरे देश हैं उनमें एक अपने इंडिया के सामान की पहुंच बनाना, ये इनका मुख्य मकसद है। नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संस्थाएं। इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस जो प्रेजेंट डे में दिखाई देती हैं, इनकी स्थापना शुरू हुई 1944 से 1999 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 से 45 में, जिसने मैसिव डिस्ट्रक्शन किया लाइफ और प्रॉपर्टी का। खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज जो थे उनमें मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ था, प्रॉपर्टी का भी, और वहां पे जो धन संपदा थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब चीज को नुकसान पहुंचा। तो इसके फलस्वरूप इससे निपटने के लिए, सिचुएशन से पार पाने के लिए जुलाई 1944 में 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले जेएम कीन्स, जो कि एक नोटेड इकोनॉमिस्ट थे, इनके लीडरशिप में। और इनके मिलने की जो जगह थी वो था माउंट वाशिंगटन होटल, जो कि ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका में है। मीटिंग कंक्लूड हुई और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि सेट अप किया जाएगा 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को। एक आईएमएफ बनाया जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक आईबीआरडी बनाया जाएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 3 संस्थाओं के बारे में इनकी सहमति बनी। मेन ऑब्जेक्टिव था आईबीआरडी क्यों बनाया जाएगा? आईबीआरडी बनाया जाएगा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो वार टॉर्न इकोनॉमीज हैं, खासतौर पे यूरोप में। यूरोप जो था वो सेंटर पॉइंट था दोनों ही विश्व युद्ध का। तो इन वर्ल्ड वार में जो वार टॉर्न इकोनॉमीज थी उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी आईबीआरडी को, जिसको बाद में वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना गया। आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन ऑब्जेक्टिव था इंश्योर करना स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि जो विदेशी मुद्राएं होती हैं एक दूसरे में उनके जो एक्सचेंज करने के रेट होते हैं उसको स्टेबलाइज करना और एक तरीका निकालना ताकि वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटीओ, एक तीसरी संस्था जो आईटीओ थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव तय किया गया था कि ये प्रमोट करेगा और फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देगा और उसको सहायता करेगा ताकि मेंबर कंट्रीज में ये बढ़े, और साथ ही साथ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और डिस्क्रिमिनेशंस हैं उनमें कमी लाना। आईबीआरडी और आईएमएफ ये इमीडिएटली दोनों संस्थाएं बन गई, आईबीआरडी और आईएमएफ। आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है
और इन दोनों को ट्विन बॉडीज इसीलिए कहा जाता है, इनको कहा जाता है ट्विन्स, इनको ट्विन बॉडीज कहा जाता है क्योंकि ये दोनों संस्थाएं एक साथ एक ही मीटिंग से बनी थी। आइडिया ऑफ सेटिंग अप ऑफ आईटीओ ये मटेरियलाइज नहीं हुआ, उस समय पे आईटीओ नहीं बन पाया जो तीसरी संस्था के बारे में सोचा था, क्योंकि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ने इसका अपोजिशन किया। हालांकि एक अरेंजमेंट किया गया कि आईटीओ नहीं बना तो कोई बात नहीं है, लिबरलाइज करेंगे, उदार बनाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड के नियमों को, कस्टम टैरिफ को कम कराएंगे, और इस अरेंजमेंट को एक नाम दिया गया गेट, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। संस्था तो नहीं बनी, लेकिन उन्होंने कहा कि भी हम एक एग्रीमेंट करेंगे कि सारे देश इस पे बातचीत करते रहेंगे और एक जनरल राय बनाएंगे। इंडिया फाउंडिंग मेंबर था इन तीनों ही इंटरनेशनल बॉडीज का। गेट एग्जिस्टेंस में आया 1 जनवरी 1948 से 1 जनवरी 1948 से। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ये 1 जनवरी 1948 को एग्जिस्टेंस में आया और ये दिसंबर 1994 तक चला। कई राउंड्स इसके वार्ताओं के चले, नेगोशिएशंस के चले गेट के, जिनमें टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करने की बात की गई। इसका जो लास्ट राउंड था वो उरुग्वे राउंड कहा जाता है, जो कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव राउंड था, सबसे लंबा भी चला, और ये 1986 से लेकर 1994 तक चला। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही, जो की अचीवमेंट था उरुग्वे राउंड का, कि गेट नेगोशिएशंस की डिसीजन लिया गया कि एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बनाया जाए इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। इसी के परिणाम स्वरूप जो गेट था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि गेट तो समाप्त हो गया और उसकी जगह बन गया डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना 1 जनवरी 1995 में, यानी कि दिसंबर 1994 में समाप्त हो गया गेट, उरुग्वे राउंड के समाप्ति के साथ ही, और एक नई संस्था ने जन्म लिया डब्ल्यूटीओ ने 1 जनवरी 1995 को। डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है।